एसएमई एक्सप्रेस का एडिशन कारोबार की अहम कड़ी लॉजिस्टिक्स के नाम रहने वाला है। इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर हम मौजूदा ट्रेंड्स को समझेंगे, सप्लाई चेन्स में हो रही हलचल के बीच आगे की राह एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। एसएमई एक्सप्रेस में हमें ज्वाइन कर रहे हैं विनीत अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टीसीआई, पास्ट प्रेसिडेंट एसोचैम। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए विनीत जी। साथ ही मौजूद हैं रमेश अग्रवाल, फाउंडर अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। आपका भी शुक्रिया रमेश जी, थैंक यू। आइए बातचीत को शुरू करते हैं। विनीत साहब, पहले आपका रुख करेंगे। विनीत जी, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जिस तरह से बदलाव की हवाएं चल रही हैं, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए फोकस है इंटरकनेक्टेड और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर। इस स्पेस में जो एक्शन हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार। और बहुत अच्छा है कि आप ये एसएमई एक्सप्रेस का प्रोग्राम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कोई भी बिजनेस के लिए, और गवर्नमेंट का भी यही राय है कि पोस्ट कोविड और उसके पहले भी कि हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए कई एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये पीएम गति शक्ति प्रोग्राम या और सब प्रोग्राम के बारे में जो हम सुन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, ये सब हेल्प करेगा लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसके साथ में जो और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ बनना, ये तो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो साथ में बनेगा, उस पर भी काफी काम हो रहा है जैसे आप जानते हैं। और ये जो प्रोग्राम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज मिला करके एक ढांचा बनाया जा रहा है लॉजिस्टिक्स रिलेटेड, जो अल्टीमेटली देश का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सके, हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री बिजनेसेस हम सब और कंपेटिटिव हो सकते हैं, और साथ में इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपेटिटिवनेस बढ़ाना है हमें, वो इससे आ सकता है। तो इसलिए जो हलचल ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत जरूरी था। रमेश जी, इंडियन इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट है और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। एमएसएमईज का अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है, इकोनॉमी की ये बैकबोन है, और लॉजिस्टिक्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज की बैकबोन है। आप मौजूदा ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव दौर है, इसको कैसे देखते हैं? जो एसएमई का एक दायरा है, यदि आज के दिन ये एक शहर, इनका जो मार्केट है, एक शहर और एक कस्बा मार्केट है। अब जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ये पूरा भारत इनका मार्केट हो जाएगा। ये शहर से जब भारत का इनका मार्केट होगा, उसमें लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का योगदान होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 डिजिटल, नंबर 2 लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। क्योंकि आज एक एसएमई मान लो दिल्ली में है, उनके अपनी फैक्ट्री और सारा अपना जो काम, अब इनको पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में मार्केटिंग करनी है, वहां पर इनकी ब्रांचेज अपने आप को दिखनी चाहिए। तो ये जो लॉजिस्टिक के वेयर हाउस, लॉजिस्टिक की जो फैसिलिटी है जो वहां इनको मिलेगी, एंड दैट टू डिजिटल वे से, तो इनका पूरा मार्केट भारत का हो जाएगा। तो उनकी सेल लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हो जाएगी। ऐसा ये एसएमई आगे आने वाले टाइम में एक डिजिटल का माध्यम से होगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी ये अपने आप में सबको ऐसा इंटीग्रेटेड कर देगी, जिसके कारण एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं एसएमई होगी, वहीं लॉजिस्टिक कंपनियां होगी, वहीं मैन्युफैक्चर होगा, वहीं डिलीवरी वाला होगा, वहीं गवर्नमेंट का टैक्स का सिस्टम होगा। तो ये बहुत कुछ, मैं तो बहुत कुछ आगे बहुत कुछ पॉजिटिव देख रहा हूं। विनीत जी, आप यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप की फंक्शनिंग के बारे में एसएमईज को बता सकें। यूलिप का जो इंटेंशन है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, तो इससे क्या होगा कि जो डेटा एक्सचेंज करना है, जो हमें इंटरेक्शन करना है, जैसे हमने कंसाइनर ने ई वे बिल रेज किया, ट्रांसपोर्टर को उसको ई वे बिल को यूज करना पड़ता है, तो ये सब चीज वो एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म में आप काम देख कर सकते हैं, आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और ये आप अपना बैंकिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म होने से अल्टीमेटली जो गैप्स रहते हैं बिटवीन डिफरेंट प्रोवाइडर्स, वो कम हो जाएंगे। साथ साथ इसमें एक और खासियत रहेगा कि आपका पूरा जो एक्टिविटी है वो डिजिटाइज हो जाएगा। तो हमें जो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, या कई जगह चेक्स हो जाते हैं फिजिकल के, वो सब करने की जरूरत नहीं है।
और जो लास्ट बेनिफिट है वो है वेरिफिकेशन का। अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर का जो ट्रक है ये सही है कि नहीं, इसने फिटनेस पास किया है कि नहीं, ऑल दोज फैक्टर्स विल बी अवेलेबल थ्रू द प्लेटफॉर्म। वाहन और अलग इसमें जो एपीआईज अवेलेबल रहेंगी, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सिस्टम से। तो इसको यूज करने के लिए लेकिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एसएमईज को भी अपना सिस्टम्स को डिजिटाइज करना पड़ेगा, अपने अकाउंटिंग सिस्टम्स को भी डिजिटाइज करना होगा, और ये करने से अल्टीमेटली सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। रमेश जी, स्मॉल एंटिटीज को कई तरह की कंप्लायंसेस का सामना करना पड़ता है। इसको एड्रेस करने के लिए कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन आप मानते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से इसे और बल मिलेगा, क्योंकि प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन होंगे और कंप्लायंस बर्डन में राहत मिलेगी। जी, एक तो पोस्ट जीएसटी जो कंप्लायंसेस थे, मैं समझता हूं कि बहुत ही कम हो गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, और कंप्लायंसी जितने, मैं कहता हूं कम से कम आधे से तो कम हो गए। अब और कंप्लायंसीज कम करने के लिए एक छोटी सी एक मंशा होती है कई जगह, क्योंकि कंप्लायंसीज का एक मन में एक वो रहता है कि पता नहीं ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। जैसे सूरज अपना काम करता है, धरती से पानी के रूप में अपना पानी भी ले लेता है, और जब समय होता है पानी वापस दे देता है। तो सरकार का भी ऐसी एक मंशा हो कि सूरज की तरह वो अपना कर लेती रहे, और जब मौका होता है तो वेलफेयर की तरह वो पानी की बरसात जैसे करती है, उसी तरह ये अपना पब्लिक को वापस करता रहे। ऐसा एक कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, और ये जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा एसएमई में, आम जनता में, तो वो कंप्लायंसी जो दिख रहे हैं, एक माइंडसेट बना हुआ है कि कंप्लायंसी पता नहीं हमारा क्या कर देंगे, तो वो कंप्लायंसी भी पूरे हो जाएंगे। बट माइंडसेट की बात है, वो उसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे सरकार बढ़े, एक स्टेप हम जैसे एसएमई बढ़े, तो ये सारा काम हो जाएगा। मगर कंप्लायंसीज पहले के कंपेयर में बहुत कम हो गए हैं, और छोटे मोटे हैं, और वो और कम हो जाएंगे। विनीत जी, जैसे आप इनिशियल कमेंट्स में बता रहे थे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के बारे में, लक्ष्य जिस तरह से है कि इस कॉस्ट को सिंगल डिजिट पर लाया जाए, जो फिलहाल करीब 13-14% है। आप इस दिशा में जो काम हो रहा है उसको कैसे एनालाइज करते हैं? तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में हाईलाइट किया गया है, वो 3 एरियाज हैं जिससे कॉस्ट कम हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, कि हम रोड से और कैसे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करें, चाहे रेल है, चाहे सी है, या इनलैंड वाटरवेज, मतलब अपनी नदियां हैं, तो इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं ताकि कॉस्ट कम हो जाए। सेकेंड पार्ट है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का, वो है डिजिटाइजेशन, जिसके बारे में आपने बात की अभी, यूलिप वगैरह, और एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाने का। और थर्ड है जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन, एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रकों या एक पर्टिकुलर टाइप के मूवमेंट पे हम फोकस कर सके, तो उससे हैंडलिंग कॉस्ट कम होगा, वेस्टेज कम होगा, लॉसेस कम होंगे। तो ये 3 एलिमेंट से हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कर सकते हैं। और जो मल्टी मॉडल का बात है इसमें, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि आज ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट शेयर हमारा रोड पर है। दिस हैज टू शिफ्ट टू रेल एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। विनीत जी, देखा जाए तो भारत में रोड मूव्स अराउंड 60 to 65% फ्रेट एंड रेल अराउंड 25 to 30%, पर शायद दूसरे देशों में रोड पर इतनी डिपेंडेंस नहीं है। आगे चलते हुए आप भारत में भी शिफ्ट होता देखते हैं? जी हाँ, तो अगर हम पहले ग्लोबल की बात करें, तो जो ग्लोबल, जैसे चाइना में 25% 30% ट्रांसपोर्ट रोड से होता है, 25-30% आपका सी से होता है, मतलब कि कोस्टल एरिया से होता है, और 30-40% आपका रेल से होता है। तो ऐसा जो ट्रेंड है ये हमारे यहाँ अभी जो 60-65 आपने कहा, इसको शिफ्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि हम रेल और कोस्टल शिपिंग यूज करते हैं, लेकिन उसके जो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल तो रोड ही करेगा, क्योंकि अगर आपको फैक्ट्री तक पहुंचाना है पोर्ट से या कोई आईसीडी से, तो आपको रोड का यूज करना ही पड़ेगा। जो डीएफसी बन रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, और जो भी रेल पे हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है गवर्नमेंट का, ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगले 2-3 साल में हर साल कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, बट इतना ड्रामेटिक नहीं आएगा। जब ये डीएफसी पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, तब हम
समझ सकते हैं कि रेल का थोड़ा शिफ्ट बढ़ने लगेगा और फास्टर बढ़ेगा। लेकिन ये जो प्लान है ये कम से कम शिफ्ट होने में भी बहुत अभी भी टाइम लगेगा। लेकिन धीरे धीरे मल्टी मॉडल एक्टिविटीज जो है वो बहुत फास्ट पेस पे पूरे देश में बढ़ गया है। हम मेरी कंपनी भी वैसे ही करती है। नॉर्थ इंडिया से हम माल लाते हैं बाय रेल, अपने पोर्ट पर लाते हैं, कांडला पोर्ट पर, वहां हम अपने शिप में डालते हैं उसी कंटेनर को, और साउथ ले जाते हैं, वहां हम ट्रक से डिलीवर करते हैं। तो रेल, सी, रोड, तीनों मोड ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी आज चालू है, और ये मेरे हिसाब से ये बहुत ग्रो भी करने वाला है। रमेश जी, हम आपसे एक और अहम पहलू पर आपकी राय चाहेंगे। जिस तरह से ई कॉमर्स में जो रैपिड ग्रोथ हुई है, इसके लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए, कामकाज के लिए काफी मायने रहे हैं। अब जब फोकस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर है, ओएनडीसी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये सभी को एक इंटीग्रेशन में डाल देगा। आपने बजट में पहले देखा होगा कि केवल एक ही बात होती थी, टैक्स पॉइंट के, बजट का पूरा फोकस टैक्स पॉइंट व्यू पे होता था। अब की बार आपने देखा होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम करे, वो फोकस बदल गया। कभी टैक्स के ऊपर होता था, अब लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम करे। ये सब जो फोकस जो बदले हैं, वो केवल इसलिए बदले हैं कि अब हर तरह ट्रांसपेरेंसी आ गई। अब यदि ये मान लो ओएनडीसी यदि इंटीग्रेट हो गया बैंकिंग से, तो हमारे को हर चीज, जो हमारा क्लाइंट है, हम है, और बायर है, सेलर है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब एक मैं अभी उदाहरण देता हूं कि 4 दिन पहले कोई केस आया हमारे ऊपर, हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में, कि एक ट्रक उन्होंने किसी का माल भरा था, और वो भरने के बाद फाइनेंसर ने को पकड़ लिया। तो अब फाइनेंसर से माल लेने के लिए वो ट्रांसपोर्टर गया, उसके 10 दिन खराब हो गए, 1 करोड़ का माल था, वो प्रोडक्शन में डिले हो गया। यदि ये सारा इंटीग्रेशन हो जाता और उसको ट्रक भरने से पहले ये मालूम होता था कि इस ट्रक ओनर की इंस्टॉलमेंट अभी सक्सेसफुली नहीं हुई है, इन्होंने पेमेंट नहीं किया, या कई बार डिफॉल्ट है या डिले कर रहा है, तो वो ट्रक नहीं भरते थे। तो ये सारी इंटीग्रेशन से जो है, ये जो डिजिटल कॉमर्स से, ये हर चीज पता लग जाएगी कि इसकी क्या व्यवस्था है, कैसा ये ट्रांसपोर्ट की मतलब क्रेडेंशियल कैसे है, इस ट्रकर की क्रेडेंशियल कैसे है। तो ये सारा केवल इसे ओएनडीसी से ही संभव हो पाएगा। विनीत जी, आपकी राय, एक तरफ डोमेस्टिक फ्रंट पर ओएनडीसी, जिस तरह स्मॉल रिटेलर्स कनेक्ट हो पाएंगे बायर्स के साथ अक्रॉस द कंट्री विदाउट नीडिंग टू बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, वहीं दूसरी ओर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को एड्रेस करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, इससे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बनेंगे और स्पेस में एमएसएमईज की खास भूमिका है। तो आप स्मॉल बिजनेसेस को क्या कहेंगे? देखिए, जैसे रमेश जी ने अभी एक्सप्लेन किया, एक प्लेटफॉर्म पे सब आ जाते हैं। ओएनडीसी का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और साथ में जो एक और चीज इसमें ये है कि आज अगर कोई सेलर है एक पर्टिकुलर मार्केट में, किसी के पास एक प्रोडक्ट है, वो छोटे से शहर में है, और उसके पास जो लिमिटेशन रहता है कि मैं उसको माल को कैसे बेचूं और कहाँ कहाँ बेचूं, तो वो उस दायरे में रह जाता है कि भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं या उसके शहर लेवल तक ही मैं सेल कर पाता हूँ माल। ओएनडीसी होने से मैं कहीं भी बेच सकता हूँ, एंड साइमल्टेनियसली जो बायर है वो कहीं से भी खरीद सकता है। तो आज अगर मुझे लेट्स से चाय के 200 कप चाहिए, और उसके लिए मैं रेगुलर दुकान में जा सकता हूँ, लेकिन मैं ओएनडीसी में भी जा सकता हूँ, और हो सकता है मुझे बेटर प्राइस और बेटर क्वालिटी का कहीं से भी ये माल मिल जाए। तो ये एक नेशनल लेवल का आप समझ सकते हैं बाजार है, जहां आप वेरियस बायर एंड सेलर, चाहे वो B2B लेवल पर है, चाहे वो B2B B2C लेवल पर है, वो कनेक्ट कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है आपका रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, जैसे जैसे हमारा देश और इंटीग्रेट हो रहा है ग्लोबल मार्केट से, हम देख रहे हैं कि एक तो कंपेरेटिवनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब कंपेरेटिवनेस बढ़ाएंगे, हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर को कंट्रोल रखेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, तो हमारे लिए पूरा जो मार्केट है वो पूरा वर्ल्ड हो जाता है। ये नहीं कि वो डिस्ट्रिक्ट है या नेशनल है, अभी हम उसको इंटरनेशनल ले जा सकते हैं। तो इसके लिए ये सब एस्पेक्ट, और इंक्लूडिंग हम अपना एसएमई लेवल पर अपने बिजनेस को डिजिटाइज कैसे कर ले, ताकि अल्टीमेटली ये कॉस्ट कंपेरेटिव होगा, ताकि ये अल्टीमेटली हमारे प्रोसेसेस फास्ट और स्मूथ होंगे। और गवर्नमेंट भी इसमें, जैसे यूलिप में फॉरवर्डर्स आ जाएंगे, आपके शिपिंग लाइंस आ जाएंगे, तो आप
साइमल्टेनियसली ओएनडीसी यूलिप के साथ में आप पूरा अपना ट्रांजैक्शन डिजिटली कर सकते हो, चाहे आप इंडिया में बेच रहे हो चाहे ग्लोबल बेच रहे हो। तो ये सब जो अभी प्रोसेस है ये ऑलरेडी अंडरवे है, और धीरे धीरे करके मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बहुत सारा कॉमर्स जो हमारा देश का है, जो ये बेसिक लेवल पे हम कर सकते हैं, वो उससे इसमें यूज होगा, और साथ में लोकल लेवल पे ग्रोथ भी आएगा। जो हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ, छोटे से छोटे शहर से भी ओरिजिनेट करना चाहिए, वो भी इससे चालू हो सकता है। एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल समय ब्रेक का है। आज हम फोकस कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम जायजा ले रहे हैं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हो रहे बदलावों का, और आखिर इसके एमएसएमईज के लिए क्या मायने हैं। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। रमेश जी, हमने कई पहलुओं पर बात की है। अब चलते हुए आप हमें ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज के बारे में बता सकें, इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो जी, सबसे पहले तो हमारे को ये जानना पड़ेगा कि ड्राइवर क्यों नहीं बनना चाहता, ट्रक का ड्राइवर क्यों नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति अपने बेटे को चाहता है कि वो बाप की तरह बने। एक वकील का बेटा वकील भी मिल जाएगा आपको, सीए का बेटा सीए मिल जाएगा, आईएएस का बेटा आईएएस मिल जाएगा, मगर यदि आप चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो एक ट्रक ड्राइवर का बेटा ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहता। सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि वो क्यों, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ऐसा नहीं कि उसको एक आमदनी कम है, वो 6वीं 7वीं 8वीं पास होने के बाद भी आज 30 से 40 हजार रुपए महीना कमा लेता है, मगर उसकी एक इज्जत नहीं है। वो इज्जत कौन सी नहीं है, यानी कि समाज में उसकी इज्जत हाईवे के ऊपर नहीं है। जब वो हाईवे के ऊपर एक 25 लाख की गाड़ी एवरेज और एक 25 लाख का माल यानी कि 50 लाख की सुपरदारी लेकर वो चलता है, तो उसके साथ मैं क्या बतलाऊं कि आपने कभी रोड पे देखा होगा वहां की जो सिस्टम है हमारा हिंदुस्तान का, उसको बिना रीजन उसको रोक रोक कर हरास करते हैं। तो वो ये कहता है कि भगवान धरती फट जाए मैं समा जाऊं। तो इस तरह से वो ट्रक के ड्राइवर नहीं बनना चाहते, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने और ट्रांसपोर्ट के हर लेवल के अंदर इसके ऊपर बड़े बड़े प्रेजेंटेशन दिए हैं, और सुधार आना भी चालू हो गया है। जिस तरह से हम आज एक भारत के फौज पे बॉर्डर पे काम करने वाले को, फौजी को जितना रिगार्ड्स देते हैं, तो यदि मैं कहूं कि ट्रक चालक का भी योगदान उससे कम नहीं है, उसके बराबर है। क्योंकि आज यदि मैं और हम आसाम की चाय यहाँ बैठकर पी रहे हैं तो एक ट्रक ड्राइवर के कारण पी रहे हैं, तो हमको उसको भी एक आंतरिक सिपाही के रूप से मानना पड़ेगा। ये चीजें अभी ग्राउंड पे आ गई है। सरकार ने भी अभी उनके लिए बहुत ध्यान दिया है कि अब हाईवे के ऊपर ट्रक ड्राइवर को कभी रेस्ट करने की जगह नहीं है। वो ढाबे के ऊपर मच्छर मक्खी और वो भिड़नाती रहती है, वो वहां पर जीता है। मतलब वो अपने एक तरह कहते हैं ना, अपनी जिंदगी पूरी करता है जैसे पशु करते हैं। अब वो ऐसा नहीं होगा। अब हमारी भारत सरकार की 600 शेल्टर्स फॉर ड्राइवरों को रहने मतलब आराम करने के लिए टेंडर अलॉट किया है। ये शायद अभी अलॉट किया है तो बनेंगे भी, वहां पर इनकी फैसिलिटी होगी। और हर तरह से जो चेक पोस्टों के ऊपर ये जगह जगह रोक कर उनको जो हरास करते हैं, इस सरकार ने उनको भी कहा है कि भाई एक पार्टिकुलर पॉइंट पे करो, अदरवाइज रीजन टू बिलीव नहीं है तो आप उनको रोक नहीं सकते। तो जागृति आ रही है। और आज हमारे जो 1000 ट्रक के ऊपर आज अप्रोक्सीमेटली 750 ड्राइवर है। कभी 1983 में 1000 ट्रक के ऊपर 1300 ड्राइवर होते थे। तो ये संख्या कम होते यहाँ पर आ गई, और कम ना आए और ये वापिस 1000 के ड्राइवर के ऊपर 1000 ट्रक के ऊपर 1000 ड्राइवर बन जाए। इसके ऊपर काम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से चल रहा है। ट्रांसपोर्टर ओनर भी इसके अंदर बहुत अग्रेसिव भाग ले रहे हैं, और सरकार का भी बहुत बड़ा इस पे फोकस है। विनीत साहब, लास्ट वर्ड आपकी तरफ से। क्या ये कहना सही होगा कि जहां कुछ साल पहले लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की भूमिका एक सपोर्ट इंडस्ट्री की तरह रहती थी, वो आज की तारीख में एक हाई इंपैक्ट स्पेस बन गई है? जी हाँ, आई थिंक अगर हम पैंडेमिक से टाइम से देखें कि जब लॉजिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट, आपको याद होगा, एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल्स की बात होती थी, और फिर उसके बाद वैक्सीन्स एंड फार्मास्यूटिकल का रिक्वायरमेंट बढ़ा, और हम देख रहे थे कि लॉजिस्टिक्स एक रेगुलर वर्ड हो गया। इसका ग्रोथ बहुत रैपिडली होगा,
और साथ में इसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत रहेंगी, नॉट फ्रॉम जस्ट फ्रॉम starting a business in this area, but also integrating with many companies in this area. So I'm very confident, and the logistics and supply chain is definitely the next generation के लिए ये बहुत एक business opportunity भी है. तो एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में अभी के लिए इतना ही। आज के इस सेशन में हमें ज्वाइन करने के लिए और एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए विनीत अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पास्ट प्रेसिडेंट एसोचैम, और रमेश अग्रवाल, फाउंडर अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, आप दोनों का ही शुक्रिया। थैंक यू। अगले एडिशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।